हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारी जो सीरीज़ है वह लगातार चल रही है और आज का जो टॉपिक है वह हमारा है मूल्यांकन की नवीन विधियां, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। और यह टॉपिक है गणित मैथमेटिक्स के पेडागोजी से, जो 15 नंबर का जो पेडागोजी है और 15 नंबर के जो गणित का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चलिए इस शानदार शुरुआत को, सफ़र को शुरू करते हैं और हम सभी इस सफ़र पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे हम देखेंगे मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मापन के बारे में, क्योंकि हम बेसिक से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं मापन के बारे में। तो मापन का अर्थ है प्यारे साथियों कि किसी वस्तु एवं घटनाओं को अंक प्रदान करना, चिन्ह प्रदान करना, प्रतीक प्रदान करना, ताकि जिसकी सहायता से उसकी पहचान की जा सके। मापन क्या है? मापन भी एक मूल्यांकन का ही भाग होता है। जैसे हाथ हमारे शरीर का एक भाग है, सिर हमारे शरीर का एक भाग है, तो इन सभी भागों से मिलकर क्या बनता है? एक शरीर बनता है। ठीक उसी प्रकार मापन भी क्या है? मूल्यांकन का एक भाग है। ठीक है। मापन की अगर हम परिभाषाओं की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्वीट वेंसन महोदय ने क्या कहा है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना ही क्या है? मापन कहलाता है। निश्चित एवं स्वीकृत यानी एक निश्चित अंक होना चाहिए, है ना, और वह जो है तो स्वीकृति उसको मिलनी चाहिए, है ना, मिली होनी चाहिए। तो उसके अनुसार क्या है कि हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं? अंक प्रदान कर सकते हैं। तो वह क्या है? मापन कहलाता है ना। फिर कैंपबेल ने क्या कहा है कि वस्तुओं या घटनाओं को नियमों के अनुसार चिन्ह प्रदान करना चाहिए। ऐसे ही नहीं फालतू में हमें उन्हें चिन्ह दे दें, है ना। उनको नियमों के अनुसार और पूरे तौर तरीकों से हमें क्या है कि नियमों के अनुसार चिन्ह प्रदान करना चाहिए, और वह क्या है? मापन की श्रेणी में आएगा। यानी ऐसे ही जो चिन्ह है वो मापन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। कर्लिंगर ने क्या कहा है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है। तो इस पर कर्लिंगर महोदय ने कहा है कि जो मापन है, मापन के लिए नियमानुसार, नियम के अनुसार वस्तुओं और घटनाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही, उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें संख्या प्रदान करना क्या है? मापन कहलाता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम मापन के स्तरों की बात करें तो मापन के स्तर क्या है? पहला स्तर है हमारा नामित मापन, यानी केवल ऐसी वस्तु या घटनाओं या ऐसी गणितीय संक्रियाएं जो संभव नहीं है, वो केवल नाम मात्र के लिए हैं, वह के कौन सी मापन कहलाती है? नामित मापन कहलाएंगी। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? क्रमित मापन। क्रमित मापन के अंतर्गत हम नाम के साथ क्रम गणितीय संक्रियाएं संभव नहीं है, यानी अगर हम क्रमित मापन की बात करें तो नाम के साथ उनको जो है तो क्रमित नहीं किया जा सकता। जो गणितीय संक्रियाएं उनको नाम के अनुसार जो है तो क्रमानुसार नहीं किया जा सकता, वह क्या है? क्रमित मापन कहलाती है। अंतराल मापन में जब एक निश्चित गैप देकर मापन हो, जैसे कोई वस्तु है, वस्तु में हमने कुछ गैप देकर, कुछ स्पेस देकर, कुछ जगह देकर उसको हमने मापन किया, तो वह क्या कहलाती है? हमारी अंतराल मापन, है ना। आनुपातिक मापन की बात करें तो गुणों, दोषों में तुलना, सबसे उच्च, सभी गणितीय संक्रियाएं कर लेना, परम शून्य शामिल है। तो अनुपातिक मापन को एक तरह से हम तुलनात्मक मापन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें गुण और दोषों में तुलना की जाती है और सबसे ऊंचे और सबसे नीचे गणितीय संक्रियाओं को लिया जाता है, और इसमें परम शून्य भी शामिल है। तो इस प्रकार की मापन क्या कहलाती है? अनुपातिक मापन कहलाती है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम बात करेंगे मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का मतलब होता है, मूल्यांकन का अर्थ होता है जो मूल्यांकन शब्द, पहले हम इसकी उत्पत्ति देख लेते। तो मूल्यांकन शब्द साथियों अंग्रेजी शब्द के इवोल्यूशन का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। जैसे इवोल्यूशन शब्द का अर्थ किसी तथ्य से संबंध में निर्णय लेने तथा निष्कर्ष निकालने से। जो मूल्यांकन का अर्थ होता है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में उसके मूल्यों का अंकन करना, उसकी योग्यता अयोग्यता की पहचान करना क्या है? वह मूल्यांकन कहलाता है। इस मूल्यांकन के आधार पर उस वस्तु को हम पास या फेल कर सकते हैं, या उसके द्वारा उसके संबंध में हम संबंधित सही निर्णय
वह क्षमता निष्कर्ष लेने की क्षमता का विकास कर सकते हैं। वह क्या कहलाती है? मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की होने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपादेयता की जांच की जाती है। तो मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अधिगम यानी सीखने की जो परिस्थितियां हैं, जो घटनाएं हैं, जो सिचुएशन है तथा सीखने के जो अनुभव हैं उनके लिए प्रयोग में की जाने वाली उन सारी विधियों और प्रविधियों की उपादेयता यानी उनकी उपयोगिता की जांच की जाती है, जिससे मूल्यांकन कहलाता है। यानी मूल्यांकन में जो है तो हम अधिगम से संबंधित उन सभी अनुभवों और उन अनुभव को प्राप्त किए जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सारी विधियों और उन सारी उपयोगिताओं के बारे में हम क्या उनकी उपयोगिता की जांच करते हैं। वह क्या है? मूल्यांकन। मूल्यांकन के द्वारा तो ही हम शिक्षा की मूल्यांकन कर सकते हैं, उसकी उपयोगिता की जांच कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य और आंकन, जिसका अर्थ होता है मूल्य आंकना। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि आप बाजार गए सब्जी लेने। ठीक है, आपने उससे पूछा कि आलू कितने रुपए किलो, टमाटर कितने रुपए किलो। तो उसने उस वस्तु के मूल्य के बारे में बताया कि आलू 20 रुपए किलो है, टमाटर 20 रुपए किलो है। तो आपने क्या किया? उन वस्तुओं के मूल्यों का अंकन किया कि इस वस्तु को अगर हम 1 kg लेंगे तो यह 20 रुपए की पड़ेगी। इसी प्रकार देखिए वो हमने वस्तु का आंकन किया। इसी तरह हम योग्यता का भी आंकन कर सकते हैं। इस तरह हम अधिगम का भी आकलन कर सकते हैं, उसकी मूल्यांकन कर सकते हैं। भाई देखिए हमने क्या किया? हमने अपनी पढ़ाई के स्तर का मूल्यांकन किया। तो हमने अपनी पढ़ाई के स्तर का जब मूल्यांकन किया तो हमारे जो अधिगम से संबंधित जो सहायक उपकरण है ना, जो विधियां हैं, कौन सी विधि से हमें शिक्षा दी जा रही है, कौन से तरीके से हमें शिक्षा दी जा रही है, इन सारी जो विधियों का आकलन हम क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन के माध्यम से ही कर सकते हैं। उनकी योग्यता और अयोग्यता निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मूल्यांकन को पहले क्या कि व्यक्ति की उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण। तो मूल्यांकन के द्वारा हम क्या है? किसी भी व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व की या उसकी उपलब्धि का मात्रात्मक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। व्यक्ति उपलब्धि मतलब उसकी योग्यता। फिर व्यक्ति की योग्यताओं का गुणात्मक विवरण, यानी मूल्यांकन के द्वारा हम व्यक्ति की योग्यताओं का, है ना, उनकी क्वालिटी का, उनकी क्षमताओं का भी गुणात्मक विवरण कर सकते हैं, है ना। फिर क्या है? हम पहले तो इसका मात्रात्मक विवरण कर सकते हैं। गुणात्मक यानी जो है तो क्वालिटी के अनुसार, और व्यक्ति की उपलब्धियों और योग्यताओं का मूल्य निर्धारण, यानी वह व्यक्ति कितना सक्षम है, कितना मूल्यवान है, कितना योग्य है, कितना गुणात्मक है, कितना मात्रात्मक, इसके अनुसार जो है तो इन अंकनों के अनुसार हम उसकी उपलब्धियों और योग्यताओं के मूल्य का निर्धारण भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने तो मूल्यांकन का अर्थ समझ लिया। अब हम बात करेंगे मूल्यांकन की परिभाषाओं के बारे में। तो मूल्यांकन की जो मुख्य मुख्य परिभाषाओं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कोठारी आयोग ने कहा कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसे? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जो समग्र यानी संपूर्ण रूप से संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग मतलब जैसे हाथ हमारा अभिन्न अंग है ना, तथा शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। तो मूल्यांकन क्या? मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो समग्र शिक्षा प्रणाली का एक अमूल्य अंग है, अभिन्न अंग है, और शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यानी जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनसे क्या हुआ? एक घनिष्ठता के संबंध में। जैसे हमारा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे हमारा कोई घनिष्ठ मित्र, परम मित्र है ना, तो इसी तरह परम संबंध है। ठीक है, फिर क्या दूसरा अगर हम देखें तो क्वालेन व हन्ना ने क्या कहा है? तो ये क्या है? ये मनोवैज्ञानिक है, ये एक विश्लेषणात्मक विश्लेषक है ना। तो उन्होंने कहा कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूल्यांकन कहते हैं। जैसे
विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि देखिए जब बालक अगर विद्यालय नहीं जाएगा, विद्यालय के बाहर रहेगा, तो जो जो बालक विद्यालय में नहीं पढ़ता तो उसके व्यवहार को आप आंकिए, और जो बालक विद्यालय जाता है उसके व्यवहार को आप देखिए, उनमें कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। ठीक है, तो कॉलेन व हन्ना ने क्या कहा कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, जब बालक विद्यालय जाता है, विद्यालय में उसके व्यवहारों में परिवर्तन होता है, उस संबंध में प्रदत्तों की संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया, उस परिस्थिति में उनके संकलन की जो प्रक्रिया है और उनके व्यवहारों में परिवर्तन हुए कि जो व्याख्या, उसको व्याख्या करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। यानी मूल्यांकन के द्वारा हम उनके व्यवहार परिवर्तन की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार डांडेकर महोदय ने क्या कहा कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही हम बच्चों की उद्देश्यों की प्राप्ति का आकलन कर सकते हैं। यानी हमने उनको कह दिया कि आप जो है तो इन काउंटिंग यानी 1 से 10 तक की गिनती लिख डालिए। फिर क्या है कि हम उनको पहले सिखा दिया गया कि आप जो है तो 1 से 10 तक की गिनती, और जब उनका मूल्यांकन किया गया है ना, उनकी परीक्षा ली गई, तो बच्चों के मूल्यांकन की भी जो है तो जो उद्देश्य दिया था उस उद्देश्य को वो किस सीमा तक प्राप्त किए हैं, उनकी हम जानकारी जो है तो मूल्यांकन के माध्यम से ले सकते हैं। यह किसने कहा, डांडेकर महोदय ने। ठीक है, चलिए। जीरी लिमिंग ने क्या कहा कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है, वह पद्धति है जिसके द्वारा हम पहले से निर्धारित यानी पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा लक्ष्य की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। किसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, जैसे तो जेरी लिमिंग ने क्या कहा कि हमने पूर्व यानी पहले ही एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, और उस लक्ष्य की प्राप्ति का जो मात्रक है वह मूल्यांकन यानी मूल्यांकन के द्वारा हम उस लक्ष्य को प्राप्ति को निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुड्स महोदय ने क्या कहा कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो जो हमारे गुड्स महोदय हैं उन्होंने कहा कि मूल्यांकन के द्वारा जो है तो हम किसी वस्तु का जो है तो सही मापन कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही अगर किसी वस्तु में कितनी योग्यता है, कितनी क्षमता है, कितनी उपयोगिता है, तो इसकी जांच हम मूल्यांकन के द्वारा ही कर सकते हैं। यह किसने कहा, गुड्स ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार एनसीईआरटी ने क्या कहा, जो एनसीईआरटी है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा तक हुई है, यह मूल्यांकन के द्वारा आकलन किया जा सकता है ना। जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य उनकी प्राप्ति किस, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 80% का, तो उसके बाद जो है तो हम यह देखेंगे मूल्यांकन के बात की कि हम उस लक्ष्य को कहाँ तक प्राप्त किए हैं। अगर हमने 80% निर्धारित किया तो हमें कितनी प्रतिशत की प्राप्ति हुई है। ठीक है, इसके हम मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। फिर क्या, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी रहा। यानी जो शिक्षा के उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया है, उन शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो तरीकों को हमने अपनाया है, वो तरीके कितने हद तक, कितनी सीमा तक वो हमारे लिए कारगर साबित हुए हैं, और उन उद्देश्यों को, जिन उद्देश्यों को हमने निर्धारित किया है, उन उद्देश्यों को हमने कहाँ तक प्राप्त किया है, किस स्तर तक प्राप्त किया है, जिसको हम निर्धारित किए, तो उसको जो है तो उसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलेगी, मूल्यांकन के माध्यम से ही मिलेगी। ठीक है, कक्षा का अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहा। तो कक्षा में जो अधिगम का अनुभव था, बच्चों में जो अधिगम की योग्यता है, वह कितने स्तर तक और कितनी प्रभावी रही, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के माध्यम से ही मिलती है। यह किसने कहा है, एनसीईआरटी के अनुसार। चलिए ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। फिर क्या है, शिक्षण का मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी शिक्षण का क्या होता है, मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि जब हम शिक्षण प्रदान करेंगे, अधिगम प्रदान करेंगे, उसके बाद हम वस्तुओं की जो विद्यार्थियों की योग्यता है, उनकी क्षमता है, उनकी उपयोगिता है, उसको हम मूल्यांकन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे किस स्तर तक सुधार हुआ, उनकी योग्यता किस स्तर तक बढ़ी। इसको हम किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण का मूल्यांकन से घनिष्ठ संबंध
होता है। ठीक है, चलिए। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया अथवा सीखने की प्रक्रिया से उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता के बारे में निर्णय देता है। तो मूल्यांकन क्या करता है कि शिक्षण प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया, जैसे हमारी शिक्षण विधि कैसी है, हमें शिक्षा प्रदान करने की विधि कैसी है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कैसी है ना, उत्पन्न अनुभव की उपयोगिता, यानी हमारे शिक्षण देने की प्रक्रिया और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया। जैसे यहाँ पे समझिए कि ये हम हो गए शिक्षक और ये हो गए विद्यार्थी। तो यहाँ पे हमारे ज्ञान देने की प्रक्रिया कैसी है और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, और जब ये हमारा ज्ञान और बच्चों की सीखने की जब प्रक्रिया आपस में मिलेगी तो वह किसका रूप लेगी, अनुभव का रूप लेगी। तो वो अनुभव की उपयोगिता कैसी है, इस बारे में निर्णय देने के लिए हमें मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें अच्छे मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में, तो अच्छा मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, वैधता होनी चाहिए। यानी अच्छे मूल्यांकन की जो मुख्य रूप से प्रमुख विशेषता है कि मूल्यांकन की विशेषता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए। वैधता ऐसे होनी चाहिए कि वह सर्वमान्य होना चाहिए, वह हर स्थान पर हर जगह पर मान्य होना चाहिए और उसके जो निष्कर्ष हैं, उसके जो तथ्य हैं वह सर्वमान्य होने चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। यानी मूल्यांकन की ये मुख्य रूप से एक और विशेषता है कि अच्छे मूल्यांकन में विश्वसनीयता होना चाहिए, उसको सभी जगह सेम मान्य किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई, जैसे 5 और 5, अगर यह भारत में भी 10 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो यही 5 और 5 यह चीन में भी 10 होगा। तो इस प्रकार उसको विश्वसनीयता होनी चाहिए, क्योंकि गणित में विश्वसनीयता का होना अति आवश्यक है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं वस्तुनिष्ठता। यानी उस पर जो है, तो वस्तु क्या, निष्ठता यानी सत्यता होनी चाहिए उस पर, है ना, उस पर सत्यता होनी चाहिए जो है, तो वह हर जगह प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, विभेदकारिता, यानी वस्तुओं में क्या है, मूल्यांकन के स्तर को हम विभेदीकरण यानी उसको अलग अलग कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार बांट सकते हैं, है ना, परिस्थिति के अनुसार बांट सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5वां टॉपिक हमारा क्या है कि समग्रता या व्यापकता। यानी एक अच्छे मूल्यांकन की जो मुख्य विशेषता है, जो मुख्य रूप से प्रमुख विशेषता वह मूल्यांकन में क्या होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, उसको जो है एक संपूर्णता होनी चाहिए, वह हर स्थान पर उपयोगिता हो सके। ठीक है, मानकीकरण, यानी इस पे जो है अच्छे मूल्यांकन में इसका मानकीकरण होना चाहिए, इसमें मानकीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना, ये जो है तो सभी स्थानों पर मान्य होना चाहिए। फिर क्या है, व्यवहारिकता। अच्छे मूल्यांकन में ये व्यवहारिकता भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है ना, क्योंकि व्यवहार के द्वारा ही किसी भी वस्तु को हम मूल्यांकन कर सकते हैं, उसका व्यवहार किस प्रकार है, किस तरीके से है, किस स्तर तक है, उसको हम जो है तो व्यवहारिकता यानी मूल्यांकन की भी एक अच्छी क्या है, विशेषता है। चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को जो BS ब्लूम है, उन्होंने त्रिमुखी ने क्या कहा कि त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। मूल्यांकन को किस रूप में प्रस्तुत किया है, त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया, जो शिक्षण उद्देश्य, है ना, अधिगम और व्यवहारिकता। यानी पहला क्या है, देखिए शिक्षण उद्देश्य क्या है कि हमने एक शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किया, फिर उसको जब हम बच्चों को सिखाया तो उनका अधिगम का अनुभव कैसा रहा, इस अनुभव को वो किस प्रकार अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, यह जो है यह त्रिकोण के माध्यम से बताया गया। इसे किसने बताया, BS ब्लूम ने त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य, हमने उसकी विशेषताएं देख ली, मूल्यांकन के प्रकार देख लिया, मापन देख लिया, मापन के प्रकार देख लिया। अब हम देखेंगे मूल्यांकन के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो मूल्यांकन का जो पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसमें क्या होता है, सूचना, तथ्य आदि को ज्ञान का उपयोग करना छात्र किस प्रकार कर रहा। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है कि सूचना है, तथ्य है आदि के ज्ञान का उपयोग छात्र किस प्रकार, किस तरीके से, किस ढंग से कर रहा, इसकी जानकारी हम मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या भावनात्मक उद्देश्य, उन्होंने
छात्र को जो कोई भी ज्ञान हमने दिया, एक शिक्षक के द्वारा ज्ञान जो भी प्रदान किया गया, उस ज्ञान का वह व्यवहारिक रूप में अपनी भावनात्मक तरीके से किस प्रकार उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है, यानी उसका उपयोग कर रहा है, इस प्रकार हम उसमें जो है तो मूल्यांकन का उद्देश्य है। फिर क्या, क्रियात्मक या गंत्यात्मक उद्देश्य, यानी उस व्यवहारिक ज्ञान को वह क्रिया के रूप में किस प्रकार उपयोग कर रहा है ना, किस प्रकार व्यवहार में कर रहा है, इस प्रकार जो है तो यह मूल्यांकन के 3 उद्देश्य हैं, यानी क्रियात्मक या गंत्यात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन की प्रविधियाँ या उपकरण, यानी मूल्यांकन को मापने की जो विधियाँ हैं और उपकरण है, यानी इनको हम किस विधि से माप सकते हैं, किस उपकरण की सहायता से माप सकते हैं। तो पहला क्या है कि बुद्धि परीक्षण, यानी मूल्यांकन की सहायता से हम किसी भी बालक या किसी भी छात्र के बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। उसकी बुद्धि का स्तर क्या है, किस रूप से कार्य करती है, कितनी क्षमता, इस प्रकार हम मूल्यांकन की सहायता से उसको माप सकते हैं। फिर क्या, व्यक्तित्व का परीक्षण, यानी किस व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, उसकी मात्रात्मक है, गुणात्मक है या भावनात्मक है, इस प्रकार जो है तो हम उसके व्यक्तित्व का भी परीक्षण कर सकते हैं, कि इसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, उपलब्धि का परीक्षण, व्यक्ति के उपलब्धि का भी परीक्षण किया जा सकता है कि वह व्यक्ति आगे चलकर क्या बनेगा, कौन से स्तर पर जाएगा, है ना, किस प्रक्रिया में कार्य करेगा। इस प्रकार हम व्यक्ति के या किसी भी छात्र के उपलब्धि का परीक्षण कर सकते हैं। रुचि या अभिरुचि का परीक्षण, यानी जो बालक है, जो छात्र है, वह उसकी रुचि किस क्षेत्र में है, किस कार्य में है, किस कार्य को करने में है, कि इस प्रकार जो है तो वह अपनी रुचि के अनुसार भविष्य में क्या बनेगा, किस स्तर तक जाएगा, इस प्रकार की जो है तो हम परीक्षण हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। यह कैसी प्रविधि उपकरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। अप्रमापी विधियां, है ना, जिस पहले क्या, प्रश्नावली पद्धति, यानी जो है तो इस प्रकार जो है तो मूल्यांकन में हम प्रश्नावली पद्धति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, और जो है तो बच्चों के अंदर जो प्रश्न को संबंधित जो उनको सरल करने की प्रक्रिया किस प्रकार है। ठीक है, आगे देखते हैं साक्षात्कार पद्धति। इसमें क्या, मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की साक्षात्कार पद्धति का भी ज्ञान लिया जाता है, यानी वह वो उनकी सब जो साक्षात्कार क्षमता वह किस प्रकार है ना, किस प्रकार जो वो है तो साक्षात्कार को फेस कर सकते हैं। फिर समाज मिति, उनके जो है तो समाज मिति पे अगर हम बात करें तो समाज मिति का मतलब यहाँ पे जो है तो वह समाज में किस प्रकार अपना जो व्यवहार परिवर्तन करते हैं, है ना, इस प्रकार हम जो है तो समाज मिति विधि का प्रयोग करते हैं। रेटिंग स्केल, व्यक्तिगत इतिहास विधि और निरीक्षण विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, इस प्रकार जो है तो ये प्रमापी विधियां हैं। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। सतत का मतलब होता है निरंतर, व्यापक का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। ठीक है, चलिए। व्यक्ति का समग्र विकास करता है, मूल्यांकन का क्या करता है, व्यक्ति का समग्र यानी सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, किसी भी स्तर पर सब में मूल्यांकन कार्य करता है। फिर शैक्षिक सह शैक्षिक मूल्यांकन गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन है। तो जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, यह शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन और यह गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन है। आगे बात करें हम सतत के बारे में, तो शुरुआत में विद्यार्थियों का निर्धारण, यानी मूल्यांकन क्या होता है, विद्यार्थियों का निर्धारण करता है। नियोजन तथा स्थानापन्न मूल्यांकन, यह नियोजन एवं स्थानापन्न मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, यानी यह प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण करता है, यानी यह नियोजन और स्थानापन्न मूल्यांकन करता है। फिर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सत्र की समाप्ति पर, यानी जैसे ही बच्चों का सत्र समाप्त होता है तो उस पर क्या, संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, यानी जब बच्चों का जो एक, चूँकि एक शैक्षिक वर्ष होता है और शैक्षिक वर्ष के अंत में जो है तो बच्चों का परीक्षण किया जाता है, उनकी परीक्षाएं ली जाती है, तो इससे उनकी योगात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन किया जाता है, यानी बच्चों का
क्या उनकी क्या योग्यता है। ठीक है, चलिए। खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाना, यानी जो है तो मूल्यांकन के द्वारा हम उसके जो कार्य हैं उनकी क्या परेशानियां हैं, क्या कमियां हैं, उनके बारे में हम पता लगाते हैं और उनसे जो संबंधित निदानात्मक उपचार हैं, है ना, उनको हम करते हैं। इसमें क्या सतत में करते हैं। ठीक है, चलिए। अगर हम बात करें व्यापक मूल्यांकन की, तो व्यापक का मतलब होता है बड़ा पैमाना। सतत क्या था, निरंतर था। सतत कैसी, निरंतर मूल्यांकन थी। और व्यापक क्या है, बड़ा पैमाना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे विषयों में व्यापकता। यानी व्यापक मूल्यांकन का मतलब होता है विषयों में व्यापकता होती है, यह बड़े पैमाने पर होता है ना। इसके द्वारा जो है तो विषयों की व्यापकता के बारे में हम बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अवसरों की व्यापकता, यानी जो व्यापक मूल्यांकन होता है इसमें अवसरों की व्यापकता होती है, यानी बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध होते हैं। फिर तरीकों की व्यापकता, इसमें जो है तो तरीके भी बड़े पैमाने पर होते हैं, यानी हम एक साथ कई तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। दायरों की, इसका जो दायरा होता है बहुत बड़ा होता है ना। इस दायरे में सभी प्रकार के मूल्यांकन आते हैं जिनको हम उपयोग कर सकते हैं। उपकरणों की व्यापकता, यानी व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत जो है तो हम उपकरणों की जो उपकरण है उनकी उपयोगिता भी व्यापक होती है। बड़े पैमाने पर एक साथ कई सारे छात्रों को कई यूनिटों में हम इस प्रकार शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण, यानी विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान उपलब्धि है। जो विद्यार्थी के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता हुआ है उसकी उपलब्धि क्या है, मापन ही उपलब्धि क्या है, उसका मापन करना ही क्या उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। यानी एक विद्यार्थी उसने ज्ञान अर्जित किया और उसकी उपलब्धि को हमने मापन किया कि वह किस स्तर तक ज्ञान को अर्जित किया, तो वह क्या उपलब्धि परीक्षण है। ठीक है, चलिए। प्रश्न पत्र निर्माण का क्रम, उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान, यानी इसमें क्या है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने में उसकी उपलब्धि परीक्षण निर्माण के सोपान क्या है। तो पहला क्या है, योजना का निर्माण करना। क्योंकि प्रश्न पत्र निर्माण का जो पहला क्रम है योजना का निर्माण करना। पहले हम योजना बनाएंगे कि किस तरीके से, किस प्रकार हम किस विषय पर हमें जो है तो परीक्षाएं लेने हैं, उसके लिए योजना का निर्माण करना चाहिए। फिर क्या, परीक्षण की तैयारी करना या अभिकल्प निर्धारण, यानी परीक्षण की तैयारी के लिए क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हैं, क्या क्या आवश्यक कार्य हैं, इन सारे जितने भी प्रक्रिया उनका निर्धारण करना चाहिए, है ना। फिर ब्लूप्रिंट बनाना, रूपरेखा तैयार करना। तो प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमें ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमें एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जिससे जो है तो प्रश्न पत्र का निर्माण हो सके। प्रश्न लेखन कार्य, इस प्रकार जो है तो उसके बाद जो चौथी प्रक्रिया है प्रश्न लेखन कार्य किया जाता है ना। फिर पांचवा क्या, मूल्यांकन या जांच करना। उसके बाद जब प्रश्न पत्र हमारा निर्माण हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद जो है तो उसको जांच करने के बाद उसको अंतिम रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए। फिर क्या, अगर हम बात करें मूल्यांकन की अधिगम में आकलन, तो सब जो अधिगम का आकलन होता है वह सत्र समाप्ति के बाद होता है। यानी बच्चों की जब अंत में परीक्षाएं ली जाती हैं उसके द्वारा उनकी अधिगम का आकलन किया जाता है। फिर अधिगम के लिए आकलन कार्य के बीच बीच में, यानी जो तिमाही परीक्षाएं, छमाही परीक्षाएं, वार्षिक परीक्षाएं ये होती है, यह जो है तो अधिगम के लिए आकलन होती है। ठीक है। फिर अधिगम के रूप में आकलन, बच्चों का स्वयं के द्वारा आकलन, यानी बच्चे जब स्वयं के द्वारा अपना आकलन करते हैं, स्व आकलन करते हैं, तो उसके रूप में जो है तो बच्चा इसमें अधिगम के रूप में आकलन करता हुआ स्वयं का आकलन करता है। ठीक है, देखिए। अधिगम का आकलन सत्र के समाप्ति के बाद, अधिगम के लिए आकलन कार्य के बीच में, अधिगम के रूप में आकलन बच्चे का स्वयं के द्वारा आकलन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता साथियों। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो और पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो है तो वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और
अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।